बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर से, जो कि जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में दहशतगर्दाना हमला हुआ है। दहशतगर्दों ने हिफाजती दस्तों पर ग्रेनेड से हमला किया है। हमले में सीआरपीएफ का एक जवान जख्मी हुआ है। ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के बारामूला से आपको बता रहे हैं, जहां दहशतगर्दाना हमला हुआ है। हमारे नुमाइंदे फारूक वानी हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। फारूक, पूरा मामला समझना चाहेंगे। देखिए, एक ग्रेनेड जो दागा गया वो उत्तरी कश्मीर हंदवारा के लंगेट इलाके में दागा गया, जिसमें सीआरपीएफ का एक जवान जो है वो घायल हो गया है और उसको उपचार के लिए जो है नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है और उसकी हालत जो है सामान्य बताई जा रही है और अब तक शायद उसे डिस्चार्ज भी किया गया था। थोड़ी सी चोटें उसको आई थी और टारगेट किया गया था E7 सीआरपीएफ की पार्टी के ऊपर। और इस हमले में बताया जा रहा है कि ये प्री प्लान्ड अटैक था। कहीं ना कहीं सीआरपीएफ की पार्टी को अटैक करने की कोशिश की गई थी, लेकिन सीआरपीएफ जो बंकर वहां पे मौजूद था, ग्रेनेड का निशाना चूक गया और सीआरपीएफ के एक जवान को हल्की चोटें आई। क्योंकि शाम का वक्त था तो इस दौरान जो है आम लोगों की आवाजाही भी वहां पे नहीं थी। अगर ये दिन में होता तो शायद ज्यादा जो है आम नागरिक इसमें हताहत होते। फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है और पूरे इलाके की जो तलाशी अभियान भी है वो भी शुरू कर दिया गया है। और अभी कुछ देर पहले भी वहां पे सूचना आ रही थी कि जो आवाजाही है गाड़ियों की वो फिलहाल मामूल के मुताबिक चल रही थी और तलाशी अभियान भी सीआरपीएफ के जवानों ने शुरू किया गया था और हमलावरों की जो तलाश है वो फिलहाल जारी है। जी, एक के जख्मी होने की खबर, इसके साथ ही ग्रेनेड अटैक के बाद से क्या पूरे इलाके को मुहासरे में लिया गया है? जी बिल्कुल, पूरे हंदवारा जो ये जिस जगह पे ये लंगेट एरिया है जहाँ पे ये ग्रेनेड दागा गया था, उसके तुरंत बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों के आला अधिकारी टीम अफसरों की जो टीम है वो भी वहाँ पे पहुंची और उन्होंने हालात का जायजा लिया। क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था कि सोपोर इलाके में भी एक ग्रेनेड दागा गया था जिसमें कुछ आम नागरिक घायल हुए थे। और इस तरह की गतिविधियों को तेजी से अब जिस प्रकार से जो मिलिटेंट हैं उनको गति दे रही हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए भी अब ये चुनौती बन चुकी है कि वो कैसे इसको डील करे। क्योंकि ये पहला ग्रेनेड अटैक नहीं है इस सप्ताह की। अगर हम बात करें तो ये इससे पहले ही दूसरा ग्रेनेड भी दागा गया था। इस बात पर गौर किया होगा कि जब से दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा है, ग्रेनेड हमले जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि अब ग्रेनेड से हमलों के मामले लगातार सामने आ रही हैं। जी निस्संदेही इस तरह के हमले जो हैं हमने इससे पहले भी देखे हैं, लेकिन जिस प्रकार से अब ग्रेनेड थ्रू हो रहे हैं और टारगेट करने की कोशिश की जा रही है सीआरपीएफ के जवानों के ऊपर या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों के ऊपर। श्रीनगर में भी हमने देखा था कुछ दिन पहले 2 ग्रेनेड अटैक किए गए थे जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की पार्टियों के ऊपर। तो अब उत्तरी कश्मीर में भी इसी प्रकार की जो गतिविधियां हैं वो मिलिटेंट अंजाम दे रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से हमने देखा हालिया डीजी ने जिस प्रकार से जो है सेना का और खासतौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस का जो मनोबल बढ़ाने के लिए उसने केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा किया, जिसमें 257 पुलिस जवानों को जो है सम्मानित किया गया था स्वतंत्रता दिवस पर। तो इससे जरूर उनका मनोबल भी बढ़ा है और साथ में जिस तरीके से अब रिटेलिएट भी कर रही है जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ, उससे अब उनको भी लग रहा है कि जो मिलिटेंट है उनको भी अब दिख रहा है कि जम्मू कश्मीर। और ये बौखलाहट दहशतगर्दों के अंदर लगातार देखी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू के सांबा से आ रही है। सांबा सेक्टर में ड्रोन देखा गया है। सांबा के विजयपुर, रामगढ़ और घकवाल में ड्रोन दिखा है। हिफाजती दस्तों का सर्च ऑपरेशन जारी है। तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं। सांबा के विजयपुर, रामगढ़ और घकवाल में मुश्तबा ड्रोन देखा गया है। हिफाजती दस्तों का सर्च ऑपरेशन जारी है। लगातार पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये ड्रोन कहां से आए थे और इन ड्रोन्स के जरिए कहीं कुछ मुश्तबा चीज तो नहीं फेंकी गई है, इस बात की भी पड़ताल हो रही है। यूपी में कल से मानसून सेशन के आगाज से पहले असेंबली स्पीकर हृदय नारायण दीक्षित ने तमाम पार्टियों से मीटिंग की है। मीटिंग में सीएम योगी के अलावा सभी अपोजिशन के नुमाइंदे शामिल हुए। मीटिंग में अपोजिशन से ऐवान की कार्यवाही पर
पुरअमन तरीके से चलाने में मदद की अपील की। 18 तारीख को सप्लीमेंट्री बजट आएगा। हुकूमत का कहना है कि इस इजलास में कुछ ऑर्डिनेंस बिल की शक्ल लेंगे और कुछ नए बिल भी आएंगे। इजलास के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल पर अमल करने की भी अपील की गई। पहले दिन निधन के निर्देश होकर परंपरागत तरीके से हाउस एडजॉर्न होना है। 18 तारीख को अनुपूरक बजट आएगा और हमने सभी दलीय नेताओं से भी और कार्यकर्ता में भी सबसे अनुरोध किया है कि भाई सदन सुचारू रूप से चले, सदन चलाने में सहयोग करें। सभी लोगों ने आश्वस्त भी किया है कि वो सहयोग करेंगे। जौहर यूनिवर्सिटी के मेन गेट मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के एमपी आजम खान को बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जौहर यूनिवर्सिटी के मेन गेट को तोड़ने के जिला जज के अहकामात पर फौरी रोक लगा दी है। दरअसल जिला जज ने जौहर यूनिवर्सिटी के मेन गेट को पीडब्ल्यूडी का मानते हुए तोड़ने के अहकामात पास किए थे। इसके साथ ही 1 करोड़ 63 लाख रुपए जुर्माना लगाया था, लेकिन जौहर यूनिवर्सिटी की तरफ से हाई कोर्ट में जिला जज के अहकामात को चैलेंज दिया गया। हाई कोर्ट ने अपने अहकामात में ये भी कहा है कि ये गेट का रास्ता आम नहीं रहेगा, सिर्फ पीडब्ल्यूडी के मुलाजमीन ही इस गेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा है कि अगली समाअत पर रियासती सरकार इसमें जवाब दाखिल करे और तब तक के लिए गेट तोड़ने के अहकामात पर रोक लगा दी है। उन्होंने ऑर्डर पास किया, डिस्ट्रिक्ट जज के ऑर्डर को स्टे कर दिया और कहा कि अक्टूबर तक ये गेट नहीं तोड़ा जाएगा। 2 हफ्ते का काउंटर का समय दिया और उसमें 1 करोड़ 63 लाख रुपया जुर्माना लगाया गया था। तो 1 करोड़ 63 लाख रुपए में 30% जमा करने का आदेश दिया और कहा कि आम रास्ता ये नहीं रहेगा, पीडब्ल्यूडी का गेस्ट हाउस है, वो लोग अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं। बांदा जेल में बंद दबंग एमएलए मुख्तार अंसारी ने पुलिस इंतजामिया पर बड़ा इल्जाम लगाया है। एम्बुलेंस मामले में मुख्तार अंसारी की आज एमपी एमएलए कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। इस दौरान मुख्तार ने कहा है कि उसके कत्ल के लिए 5 करोड़ रुपए की सुपारी दी गई है, साथ ही उसको मारने वालों के सारे मुकदमे खत्म करने का भी भरोसा दिया जा रहा है। इस दौरान मऊ से बीएसपी एमएलए ने दावा किया है कि जेल बुक में एंट्री किए बिना कई मुश्तबा लोग कारागार में आ रही हैं। इस दौरान सीसीटीवी कैमरों को दूसरी तरफ मोड़ दिया जाता है। जेल में हो रहे कत्ल और गाड़ियों के एक्सीडेंट का हवाला देते हुए अंसारी ने पूरे मामले की जांच कराने से अदालत से मांग की है। पेशी हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्तार अंसारी ने सीधे कहा कि पुलिस के अधिकारी व संदिग्ध व्यक्ति जो है बगैर गेट बुक में एंट्री करते हुए आते हैं और सीसी फुटेज कैमरों के वो मुख मोड़ दिए जाते हैं जब ये लोग आते हैं। उन्होंने कहा हमको सूचना मिली है कि 5 करोड़ रुपए की सुपारी मेरी हत्या के लिए दी जा चुकी है। अफगानिस्तान में तालिबान का लगभग पूरे मुल्क में कब्जा हो चुका है। काबुल की गलियों में तालिबानी गश्त कर रही हैं। ऐसे वक्त में मुल्क से बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे अफगानी तालिबे इल्म क्या सोचते हैं, जी मीडिया ने उन तलबा से बात करने की कोशिश की। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 1 दर्जन से जायद अफगान तालिबे इल्म अलग अलग कोर्सेज में इनरोल हैं। ये सभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल हॉस्टल में रहते हैं। अफगान स्टूडेंट के चेहरे पर तनाव, फैमिली और मुस्तकबिल को लेकर काफी खदशात दिखाई दिए। उनका कहना है कि अफगानिस्तान में इस वक्त बहुत बुरे हालात हैं, कल क्या होगा कोई नहीं जानता। अफगानिस्तान में अचानक बदले हालात के बाद लगातार तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। वहाँ पर जिस तरीके से परिस्थितियाँ बदली हैं, तालिबान ने एक तरीके से कब्जा कर लिया है। ऐसे में हिंदुस्तान में रहने वाले वहाँ के तमाम जो छात्र हैं, खास करके प्रयागराज के इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अफगानिस्तान से तमाम छात्र लगभग दर्जन भर के करीब यहाँ अलग अलग विषयों को लेकर के यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। हम उनसे जानते हैं वहाँ के हालात को लेकर के उनमें किस तरीके की आशंकाएँ हैं, किस तरीके का क्या सोचते हैं जो हालात अभी के बने हैं। ये बताएं सर, क्या नाम है आपका, किस तरीके की फीलिंग है मौजूदा हालात को देखते हुए? मेरा नाम मलिक मोहम्मद नासिरी है और अभी जो फीलिंग है मतलब नर्वस फील हो रहा है
जो ये अभी जो वातावरण हमारे देश में चल रहा है, जो समाज की परिस्थिति बन रही डे बाय डे, मतलब बहुत उसके लिए चिंतित है। हालात बहुत, मतलब पढ़ाई नहीं कर सकते। एक हफ्ते से मैं पढ़ाई करता हूँ, पर पढ़ाई अच्छे ढंग से नहीं होती है। अभी के वहाँ जो हालात बने हैं, बड़ी भयावह पिक्चर्स, तस्वीरें आ रही हैं। एक गन पॉइंट पे कह लीजिए कि एक मुल्क को चलाने की कोशिशें की जा रही हैं। सरकार, एक तरीके से सरकार नाम का वजूद वहाँ पर ख़त्म हुआ है। जैसे आप ही ने बोला, अभी आजकल सब कुछ अनसर्टेन है, कुछ चीज़ भी मालूम नहीं क्या होने वाला है, कैसा है, पिक्चर सब क्लियर नहीं है। लेकिन अब उम्मीद रखते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि जो लोग आए हैं, तालिबान है या जो भी है जो आए हैं, ये सब भी मतलब अपना सरकार चलाना चाहती है। सरकार चलाएंगे तो इन सब लोगों को, हमारी लोग की, हम सब की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर ये सच में अगर अफ़गानिस्तान के, मतलब अफ़गानिस्तान के डेवलपमेंट चाहते हैं, अफ़गानिस्तान में अमन और पीस और ये सब बरकरार रहना चाहते हैं, तो हमारा कुछ हो सकता है। मोहम्मद गुफरान, जी मीडिया, प्रयागराज। और अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को लेकर इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया का भी बयान सामने आया है। तंजीम के तर्जुमान सूफिया निजामी ने कहा है कि पिछले 20 सालों में अमेरिका और अफगानिस्तान का निजाम दुनिया ने देखा है, लेकिन जब अमेरिका का मकसद पूरा हो गया तो वो अपने फौजी बुलाने लगा। इस मौके पर निजामी ने हुकूमत से अफगानिस्तान में फंसे हिंदुस्तानियों को निकालने की मांग की है। उन्होंने अफगान के हालात पर मजीद कहा है कि हिंदुस्तानियों को परेशान होने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ये उनका आपसी मामला है। देखिए, तालिबान और अमेरिका के सिलसिले में जो पिछले 20 सालों से जो मंजरनामा पूरी दुनिया ने देखा है, वो इस बात की शहादत देता है कि कहीं ना कहीं इसमें अमेरिका के अपने ज़ाती मफाद शामिल थे। और आज जब अमेरिका के अपने ज़ाती मफाद हल हो गए तो उसने अफ़गानिस्तान से अपनी फ़ौज बुलाकर वहाँ से अपनी दस्तबरदारी को ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। मुझे लगता है कि हिंदुस्तानी हुकूमत को, जो हमारे हिंदुस्तानी भाई अफ़गानिस्तान में फंसे हुए हैं, उनको निकालने की कोशिश करनी चाहिए। और वहाँ पर किस तरीके की हुकूमत कायम हो रही है, किस तरीके की हुकूमत कायम नहीं हो रही है, इस पर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू करने की ज़रूरत नहीं है। रियासती लॉ कमीशन की तरफ से तैयार किए गए यूपी आबादी कानून तजवीज़ को कमीशन ने सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंप दिया है, जिसमें कानून बनाने के लिए कई सुझाव दिए गए हैं। जी मीडिया से बातचीत में स्टेट लॉ कमीशन के सदस्य जस्टिस A.N. मित्तल ने बताया है कि फाइनल रिपोर्ट बनाकर सीएम को भेज दी गई है और तकरीबन 8,500 सुझावों की स्टडी के बाद इस रिपोर्ट को बनाया गया है। 99% लोगों ने इस बिल की हिमायत की है। जस्टिस मित्तल ने बताया है कि जिनके पहले से 2 से ज्यादा बच्चे हैं उन पर कानून नाफिज नहीं होगा और असेंबली में पास होने के 1 साल बाद ये कानून नाफिज कर दिया जाएगा। वहीं तजवीज में ये भी है कि कानून बनने के बाद 4 से ज्यादा लोगों का राशन कार्ड नहीं बनेगा। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर तैयार किए गए मसौदे को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा गया है और इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ में राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। सर, मसौदा तैयार किया गया था, काफ़ी चुनौतियां थी, सुझाव मांगे गए थे, फिलहाल मुख्यमंत्री को सौंप दिया गया है, क्या कहें? देखिए, हमने फाइनल रिपोर्ट बना करके माननीय मुख्यमंत्री जी को भेज दी है और इसमें हमने सभी जो भी हमें सुझाव मिले थे, करीब 8,500 सुझाव हमको प्राप्त हुए थे, उनका सभी का हमने अध्ययन किया है और जो भी सुझाव हमें विधि सम्मत और कानून सम्मत लगे और जो संविधान सम्मत हैं और जिन पर राज्य सरकार कानून बना सकती है, उन सभी सुझावों को हमने इसमें शामिल किया है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो हमारा प्रस्तावित ड्राफ्ट है, ये प्रोत्साहन संबंधी है कि क्या क्या प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए। कुछ कटौतियाँ भी हैं, परंतु कहीं भी इसमें ये बाध्यता नहीं है, ना तो कोई आर्थिक दंड की कोई व्यवस्था की गई है और ना ही कोई आपके ऊपर कंपल्शन है कि आपको इसको मानना ही मानना है। सीधी सी बात है कि अगर आपको सरकारी सुविधाओं का लाभ चाहिए तो आपको सरकार की नीति का पालन करना होगा। अगर आप सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं चाहते हैं तो आप स्वतंत्र हैं, आप 2 बच्चे करें, 10 बच्चे करें, 20 बच्चे करें, जैसा भी आप चाहें वैसा करें। बिल्कुल सर। और लेकिन सर, असमंजस की स्थिति लोगों में ये बनी हुई है कि जब इसको लागू किया जाएगा तो उसके बाद में जैसे पहले से किसी के 4 बच्चे हैं या फिर किस तरीके की जो मानक रखे गए हैं वो रहें। देखिए, इसमें स्पष्ट व्यवस्था है कि जब भी ये कानून अगर विधानसभा से पारित हो जाता है तो विधानसभा से पास होने के 1 साल के बाद लागू होगा, ताकि अगर इस बीच कोई माताएं अगर गर्भवती हैं
तो उन्हें गर्भपात कराने की आवश्यकता ना पड़े। दूसरा, इसमें ये भी व्यवस्था रखी गई है कि कानून लागू होने के बाद, शब्द हमने इस्तेमाल किया है अपॉइंटेड डेट, तो उसके बाद अगर कोई इस नीति का उल्लंघन करता है उस पर ये लागू होगा। अगर किसी के वर्तमान में 2 से अधिक बच्चे हैं उन पर ये कटौतियां लागू नहीं होंगी। और फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। कांग्रेस के साबिक सदर और सीनियर लीडर राहुल गांधी केरल के 3 रोजा दौरे पर हैं। इस दौरान अपने पार्लियामानी हलके वायनाड के मंथवडी में उन्होंने महात्मा गांधी के मुजस्मे का इफ्तिताह किया है। इस मौके पर राहुल ने कहा है कि मुल्क की पहचान और रिवायत को बरकरार रखने के लिए बापू के बताए रास्ते ही सबसे बेहतर है। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि हर मजहब जो अपनी किताबों के जरिए सिखाता है वही इंसानियत का असल रास्ता है और हर मजहब आपसी भाईचारे का पैगाम देता है, लेकिन कुछ लोग सियासी मफाद के चक्कर में आपसी नफरत को आम करते जा रही हैं। बता दें कि 3 रोजा दौरे के तहत राहुल गांधी कई स्कीम्स का इफ्तिताह भी करेंगे। इसके साथ ही पार्टी वर्कर्स के साथ कई सतह की मीटिंग कर आगे की हिकमत अमली तैयार करेंगे। This statue, of course, does not just represent a person. So when we look at this statue, we do not just remember Mahatma Gandhi ji, we also remember his actions and the way he lived his life. And the powerful thing about Mahatma Gandhi was that whatever he said, he put into action. So if he said India should be a tolerant country, then he behaved in a tolerant way. He said India should treat its women with respect, he treated women with respect. If he said that India should be a secular country, he himself behaved in a secular manner. He had the Gita, the Quran and the Bible, the Guru Granth Sahib as his guides. So for our leader Mahatma Gandhi, India was not something that was outside him. It was not a geographical line. It was a way of living your life. It was a way of behaving with other people. Today, we hear many people who say they want a country that is fair. So for me, this statue is much more about practice than it is about the personality. कर्नाटक के साबिक वजीर जमीर अहमद खान के घर ईडी के छापे के बाद रियासत के कांग्रेस लीडरान की मुलाकात जारी है। कांग्रेस के रियासती सदर डीके शिव कुमार के बाद साबिक सीएम सिद्धारमैया भी उनसे मिलने पहुंचे थे। इस मौके पर सिद्धारमैया ने कहा है कि जमीर से उनकी नाराजगी की खबर में कोई सच्चाई नहीं है। वहीं साबिक डिप्टी सीएम जी परमेश्वर भी आज जमीर अहमद से मिलने पहुंचे थे। छापेमारी के बाद जमीर अहमद के यहां पहुंचने वाले कांग्रेस लीडरान का कहना है कि महज डराने के लिए ये एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन उनके लीडरान डरने वाले नहीं। ನಾನು ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಊಟಕ್ಕೂ ಕರೆದಿದ್ದ ಇವನು, ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೂ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ, ನಾನು ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಏನೇನು ರೂಮರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್? ಬಾಡಿ ಅವೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ರೀ, ಆಲ್ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಕೆಲವು ಮೀಡಿಯಾದವ್ರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಕೆಲವು ನಮ್ಗೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದವ್ರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಬಟ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್. मेघालय के वजीर आला कोनराड संगमा की रिहाइश पर मुखालिफत कर रहे लोगों ने इतवार को पेट्रोल बम से हमला किया है। तशद्दुद की वजह से शिलोंग में 2 दिन का कर्फ्यू लगा दिया गया है। तोड़फोड़ और आगजनी की खबरों के बाद रियासत के कई हिस्सों में मोबाइल इंटरनेट सर्विस भी बंद कर दी गई है। खबर के मुताबिक ये वाकया गुज़िश्ता रात 10 बजे के आसपास का है। गाड़ी से आए हमलावरों ने बोतलों से हमला किया। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अफगानिस्तान में तालिबान मुखालिफ कमांडर्स मुत्तहिद हैं। अहमद मसूद की तालिबान मुखालिफिन के साथ मीटिंग हुई है। पंजशीर सूबे में तालिबान मुखालिफिन की अहम मीटिंग हुई है। सरेंडर करने की बजाय तालिबान से लड़ने का ऐलान किया है। अमरुल्ला साले भी मीटिंग में शामिल हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रही है। जहां अफगानिस्तान में तालिबान मुखालिफ कमांडर्स मुत्तहिद नजर आ रहे हैं, इसके साथ ही अहमद मसूद की तालिबान मुखालिफिन के साथ मीटिंग हुई है। पंजशीर सूबे में तालिबान मुखालिफिन की ये अहम मीटिंग बताई जा रही है, जिसमें सरेंडर करने की बजाय तालिबान से लड़ने का ऐलान किया गया है। अमरुल्ला साले भी मीटिंग में शामिल हैं।
अफगानिस्तान से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रही है। नदी, झरनों और नालों के आसपास होने वाली तामीरात और एनक्रोचमेंट से इनके वजूद पर खतरा मंडराने लगा है। इनमें ज्यादातर आज अपनी असली हालत में नहीं है। इनका पानी आलूदा हो चुका है, जबकि एनक्रोचमेंट के सबब कुछ अपना निशान ही खो चुके हैं। हालात ये है कि वो वक्त भी आ सकता है जब नई नस्लों के लिए इनको शिनाख्त करना भी मुश्किल हो जाएगा। इसे देखते हुए लाल बाजार के रहने वाले मकबूल जान ने पेपर माशी और वाटर कलर के इस्तेमाल से श्रीनगर का पुराना नक्शा तैयार किया है। कौमी और बैनुल अक़वामी एजाज हासिल कर चुके 56 साला मकबूल जान ने अपने फन के जरिए इस अफसोसनाक हकीकत को जाहिर करने की कोशिश की है कि किस तरह श्रीनगर की कुदरती खूबसूरती को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मकबूल का कहना है कि गुज़िश्ता 1 साल से वो इस पर काम कर रही हैं। जो हमारा वरासत क्या था, हम क्या कर रहे हैं इसके साथ, इसलिए मैंने सारा फोकस डल लेक पे किया और जहलम और डल लेक पे मैंने इसलिए किया। जो हमारा हिफाजत क्या करना था, हमें क्या किया इसके साथ। जो उसकी पानी था वो हमारे पीने लायक, वो हमारे ग़िज़ा था, वो भी हमने ख़त्म किया। जो जहलम का पानी वो भी हमने ख़त्म किया। इसलिए मैं लोगों को अवेयरनेस कर रहा हूँ, जो हमारा डल है उसको बचा के रखो। जो हमारे पुराने लोग हैं वो इसी तरीके से डल लेक पे सैर करते रहे। ना तो किसी के पास वो कूड़ा है, ना तो लिफाफ है, ना तो यही मैं दिखा रहा हूँ। हमारे अगर आज पढ़ाई है, मगर पढ़ाई का हक उन्होंने अदा नहीं किया जिस तरीके से पुराने लोगों ने किया। ये आप देखो किसको है लिफाफा हाथ में, यही दिखा रहा हूँ। डल का पानी कैसा था, किस तरीके से लोग अच्छी तरह से घूम रहे थे, उसका जहन भी बेदार हो गया था उस टाइम। अपनी तरफ से सारे लोगों को जिम्मेदारी है ये बचा के रखना है। ये अपने बच्चों के लिए रोजगार है। अगर उसको इस साथ खिलवाड़ करेंगे फिर बच्चों के साथ वो गलत हो रहा है। श्रीनगर में मंजूर अहमद ने ये तस्वीर सामने लाने की कोशिश की है। एक मैप के द्वारा जो उन्होंने मैप बनाया है श्रीनगर में, उन्होंने दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह से श्रीनगर जो था पहले, कई दशक पहले अगर हम जाते हैं तो किस तरह की तस्वीर श्रीनगर में थी। लोग जो हैं ट्रांसपोर्ट के साधन मौजूद नहीं थे, लेकिन पानी के ज़रिए ही लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। और जिस तरीके से नाव में यहाँ पे दिखाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से लोग जो अपना सफ़र एक जगह से दूसरी जगह करते हैं। और बाढ़ में जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 2014 की जो बाढ़ आई कश्मीर घाटी में, उसका भी यही कारण है कि ये जो नहरें चल रही थी श्रीनगर के आसपास या फिर जहलम को टच करके दूसरे ज़िलों में जाती थी, उसकी वजह से दिक्कतें हो गई। पानी का निकासी का निज़ाम जो है वो ख़त्म हो चुका है और वहाँ पे आबादी बस गई। उसकी वजह से नेचर के साथ खिलवाड़ करने के बाद नेचर किस तरह का व्यवहार कर रहा है वहाँ से, ये उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक वानी, जी मीडिया, श्रीनगर।